से हैं। आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक जो है मॉडल पेपर मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया हुआ है। आपको पता है कि ये जो है मॉडल पेपर आपको डेली ही प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आप लोगों को पता है कि पहला मॉडल पेपर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पहला मॉडल पेपर आप सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नहीं किया है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे आप जाकर पहला मॉडल पेपर आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास में भी हम जो है पूरे के पूरे एक मॉडल पेपर को यहाँ पे तैयार किए हैं। और ये पेपर दूसरा है। आपको मैंने बताया है कि ये डेली क्लास प्रोवाइड होगा और बिल्कुल फ्री क्लासेज रहेगा। ठीक है, कहीं पे भी किसी तरीके के आपको जो है चार्जेस नहीं देना है। जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा तब तक ये जो है क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो आप लोगों के लिए पेपर मैंने बनाया है कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम हॉल में 100% देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से हम लोग पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कार्य विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है कि जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। और ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं तंग करेंगे अगर आपने यहाँ पे इसको नहीं तैयार किया तो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम हॉल में तंग करेंगे। और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ आप टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न के उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, आप मेरे साथ प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है एम्पियर। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्या लगता है आपको, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त हैं। देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv², यही तो होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1/2 और हमें कह रहा है गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए। काइनेटिक एनर्जी किसी पिंड का वेग दोगुना करना है हमें, तो वेग मतलब भी हमें m और 1/2 से कोई मतलब नहीं है। भी का वैल्यू हम अगर यहाँ पे दोगुना करेंगे, अगर एक रहेगा यहाँ पे पहले और 1 से 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, तो अर्थात 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 3। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पे 3। तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है सीधा सीधी कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 30 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी जो है हमें यहाँ पे बताना है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। आपको मैंने बताया है कि R बराबर होता है 2F, ये तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। इसमें दिया गया है वक्रता त्रिज्या, अर्थात R का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है कितना, 30, बराबर यहाँ पे लिखा है 2F। यहाँ से 2 का वैल्यू काटोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और F का वैल्यू मिलेगा आपको 15 सेमी। जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं ऑप्शन नंबर बी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुन रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। ये बहुत बार आपको कंफ्यूज रखता है, बहुत कंफ्यूज रखता है। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है, क्योंकि ये बार बार हर एक सीजन में जब भी ग्रुप डी के पेपर होते हैं तो उसमें ये प्रश्न आता ही आता है कि जो है आधुनिक आवर्त सारणी, जो अभी के जो आवर्त सारणी है, इसमें तत्वों को किस आधार पर रखा गया है।
तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं परमाणु संख्या के आधार पे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है बी। परमाणु क्रमांक कहिए या परमाणु संख्या कहिए, उसी के आधार पे। और जो पहला वाला था मेंडेलीफ वाला, वो परमाणु द्रव्यमान पे था। तो आपको ध्यान देना है, ये आधुनिक बोला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है 5 कह रहा है कि धावन सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन आपके सामने है 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से जितने भी मेरे दोस्त थे वो बताने की कोशिश करेंगे कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिनने बताया है Na2CO3 10H2O, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। Na2CO3 10H2O, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 6 कह रहा है LPG का मुख्य घटक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि LPG का मुख्य घटक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है ब्यूटेन और प्रोपेन, ये बिल्कुल सही उत्तर है। LPG का मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जितने भी मेरे दोस्त को ये क्लास का PDF चाहिए, ठीक है, जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं जिनको PDF की आवश्यकता है, ये बिल्कुल फ्री है। ये PDF बिल्कुल फ्री है। आप अगर चाहते हो ये PDF लेना तो बिल्कुल फ्री है। आप मैसेज कर दो 62 052 57 915, इसी पे आपको मैसेज कर देना है। आपको हर एक PDF हर एक क्लास का नोट्स भी जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे हैं जिनको PDF चाहिए तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 7 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 7 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो जितने भी मेरे दोस्त थे जिन्होंने बताया है यकृत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 का 8वां नंबर प्रश्न, वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं बताने की कोशिश करेंगे कि वृक्क का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाता है। तो जितने भी मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 8वें के राइट उत्तर बताए हैं नेफ्रॉन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। हम लोग 9वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो जितने भी मेरे दोस्त कह रहे हैं माइट्रोकांडिया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी माइट्रोकांडिया। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है। क्वेश्चन नंबर 10वें के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है अग्नाशय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय से। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को बताए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 वर्ष 2026 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ चुके हैं। सभी लोग बताइएगा
कि वर्ष 2026 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों कहाँ आयोजित कहाँ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त हैं 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 जिन्होंने बताया है डकार डकार सेनेगल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ये देखिएगा करेंट अफेयर का प्रश्न है, जो कि आपको कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा डर और प्रॉब्लम करेंट अफेयर का है, तो ये भी डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अंतिम के दिनों में जितने भी मेरे दोस्त हैं जो एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। भारतीय वायुसेना की कमान संभालने वाली पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी। भारतीय वायुसेना की कमान संभालने वाली पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी है। क्वेश्चन नंबर 12 ये बहुत खास है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बहुत ज़्यादा खास है। जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं साधना सक्सेना नायर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। साधना सक्सेना नायर ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 हाल ही में लॉन्च की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति माह कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो इसमें बोला गया है कि हाल ही में लॉन्च की गई पीएम सूर्य घर अर्थात मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति माह कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 300 यूनिट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे सी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AICT किस शहर में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिटी किस शहर में विकसित किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो RRB ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेज लॉन्च हमने कर दिया है। तो आप लोग जितने भी मेरे दोस्त हो इस क्लास से ज़रूर जुड़ें। साथ में आपको PDF भी प्रोवाइड किया जा रहा है और आपको जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, आपको लगता है कि उस सब्जेक्ट में हमसे कम स्कोर हो रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, उस पे स्पेशल क्लास हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो जिसको भी लगता है कि आपको मैथ में दिक्कत है या साइंस में या करंट अफेयर में, तो हम उसको स्पेशल जो है क्लास जो है आपके सामने 8 PM पे करा देंगे। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो AI वाला जो सिटी है ये लखनऊ में विकसित हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में गरीबी दर में सबसे अधिक गिरावट दर्ज कराने वाला जो है राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में गरीबी दर में सबसे अधिक गिरावट दर्ज कराने वाला राज्य कौन सा है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है अगला प्रश्न कि यदि किसी कूट भाषा में माइंड को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डिग्राम को कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं और ये जो है आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जितने भी मेरे दोस्त हैं, सबसे पहले मैंने आप लोगों को रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बताया है कि आप इसे लिख लो।
आप इसे लिख लो और इसके बदले जो हो रहे हैं उसको भी लिख लो ताकि आप आसानी रहेगा बनाने में। मैंने देखा डी से बी लिखा है मतलब माइनस का 2 किया गया है। एन से एल लिखा है, यहाँ पे भी -2 है। आपको पता कोड याद रखना पड़ता है, आपको कोड याद होगा तो आप आसानी से कर लोगे। एम से के लिखा है, यहाँ पे भी -2, सब में -2 -2 -2 किया गया है। तो हम भी यहाँ पे यहाँ से -2 कर लेंगे। तो -2 करोगे डी 4 पे होता है, 2 घटाओगे तो बी हो जाएगा। आई 9 पे होता है, 2 घटाओगे जी हो जाएगा। ये गलत। ए में से 2 घटाओगे वाई हो जाएगा। जी में से 2 घटाओगे ई हो जाएगा। ये भी गलत। उसके बाद से यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो इसके बाद दोनों में पी है तो दोनों में पी हो जाएगा। अब लास्ट वाला ए में से घटाओगे तो वाई हो जाएगा, अर्थात ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 17वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहा है कि रोहित पूर्व दिशा की ओर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं। कह रहा है कि रोहित पूर्व दिशा की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो देखिए बिल्कुल आसानी तरीके से हम इस प्रश्न को कर लेंगे। आपको दिशा यहाँ पे बता देता हूँ। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम होता है। हमने क्या किया, जो इसने कहा है कि जो है 10 मीटर चलता है कहाँ, पूरब की ओर, तो यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो इधर जाओगे तो पूरब हो जाएगा 10 किलोमीटर। फिर जो है आप दाहिने तरफ मुड़ोगे, दाहिना होता है नीचे। हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। हम यहाँ से चलेंगे, 10 मीटर हो गया, दाहिने तरफ अपने मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ हो जाएगा। आपको कितना मुड़ना है, 5, ठीक है। फिर कह रहा है इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ता है, फिर जो है दाहिने मुड़ता है, अर्थात ये दाहिना हो जाएगा। तो फिर 10 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँचा, यहाँ से इधर पहुँचा और इधर से यहाँ। तो ये कितनी दूरी पर है ये हमसे बताना है। तो देखिए ये 5 का है तो ये भी 5 का होगा। और कौन सा दिशा है, नीचे की तरफ, मैंने अभी बताया दक्षिण दिशा है। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। बिल्कुल ही आपको आसानी वे में समझ लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए बीजे ने कहा, उसकी माता के पति की बहन मेरी बुआ या चाची है। उस महिला का बीजे से क्या संबंध है। आप देखिएगा ऐसे प्रश्नों में खास करके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। पर होगा कुछ नहीं। आप देखो एक महिला की ओर इशारा करते हुए बीजे ने कहा, आप खुद समझो कि आप बीजे हो और आप यहाँ पे एक महिला है, इसके बारे में आप खुद बता रहे हो कि उसकी माता, ये महिला है, इसकी माता की पति की बहन मेरी बुआ या चाची है। अर्थात ये महिला है, इसकी बारे में आप कह रहे हो कि इसके पति की बहन, अर्थात इसके पति की बहन जो होगी, इसकी महिला के जो पति हैं, इसकी बहन जो होगी वह मेरी बुआ होगी। तो यहाँ पे आप समझोगे कि इसके जो पति होंगे, हस्बैंड, इसकी बहन अगर बुआ लग रही है तो ये कौन हो सकती है। और फिर उस महिला का बीजे से संबंध बताना है। बीजे का उस महिला से क्या संबंध है, तो बीजे से उस महिला का जो संबंध है आप देखोगे तो ये आप आसानी से समझ गए कि यहाँ पे जो है क्या है, बहन लगेगी। क्योंकि ये बीजे की बहन किस तरीके से लगेगी, क्योंकि इसके माता के जो पति हैं, उसकी बहन बुआ लगेगी, ठीक है। अर्थात ये महिला इसकी क्या है, खुद की भाई होंगे, तभी तो इसका बुआ लगेगा, तो इसकी भी बुआ वो लगेगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कथन 1, सभी पेन पेंसिल है, कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है। निष्कर्ष पे आओगे तो निष्कर्ष 2 ठो दिया गया है, इसमें कौन सही है ये हम लोगों को देखना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। इसने कहा है वो बना लो कि जो है सभी पेन, ये पेन है, जितने भी पेन है ये सभी पेंसिल हैं।
सभी पेन पेंसिल है, ये पेंसिल के अंदर आ जाएंगे, सभी पेन पेंसिल है, पेंसिल को पीई लिख देता हूँ। कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है, अर्थात रबड़ बिल्कुल अलग है, रबड़ को आर से लिख लो। अब इसमें कह रहा है निष्कर्ष में कि कोई भी पेन रबड़ नहीं है, कोई भी पेन रबड़ नहीं है, कोई भी पेन, ये पेन वाला हिस्सा ये रबड़ से कोई भी रिलेटेड नहीं रख रहा है, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। पेन अलग है, रबड़ अलग है, ये दोनों। कुछ रबड़ पेन है, ये रबड़ का कुछ हिस्सा पेन में है, बिल्कुल नहीं है, ये बात गलत है। तो हम जाएंगे केवल और केवल निष्कर्ष एक, पहला वाला ही निष्कर्ष यहाँ पे सही था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, श्रृंखला से रिलेटेड दिया गया, श्रृंखला श्रेणी से रिलेटेड। आ जाओ, इसके अगले पद बताने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जाने में 5 जोड़ा गया है, यहाँ से यहाँ जाने में आपको क्या कहना पड़ेगा, हम कहते हैं 11 जोड़ा गया है, यहाँ से जाओगे तो 23 जोड़ा गया है। कुछ लॉजिक लग रहा है? हाँ, यहाँ से लॉजिक ये है कि 4 से गुणा कर दिया है 2 से और 1 जोड़ दिया है, 4 दूना 8 और 1 9। फिर यहाँ पे 9 में 2 से गुणा कर रहा है, ठीक है, इस बार 2 जोड़ रहा है तो 9 दूना 18 और 2 20। फिर यहाँ पे आपका 20 में 2 से गुणा कर दिया है और जोड़ दिया है 3, तो 20 दूना 40 और 3 43। बात समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे 43 में जो है 2 से गुणा और इस बार 4 जोड़ दिया। उसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो हो जाएगा 90। इसके बाद से हमें क्या करना है, 2 से गुणा और 5 जोड़ना है। 90 में क्या करना है, 2 से गुणा और 5 जोड़ देना है। 9 दूना 18 और 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपका जो राइट उत्तर है 185। 185 जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न है कि यदि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, छात्रों को 145 अंक मिले और वह जो है 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, परीक्षा के अधिकतम पूर्णांक या अंक कितने थे, ये हमें बताना है। अब ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए 36% अंक हमें पास होने के लिए चाहिए, पर हम क्या हो गए, फेल हो गए। कितने नंबर आया है मेरा, 145। अगर हमें 35 नंबर और मिलते तो शायद हम फेल नहीं होते। इसने कहा है कि 35 अंकों से ही आप फेल हुए हैं, तो हम इसको 35 अंक दे देते हैं, तो ये क्या होगा, पास होगा। पास होगा तो अर्थात 36% आ जाएगा। अर्थात 36% का वैल्यू जो होगा, ये जोड़ लो 0, 4 3 7 1 8 और यहाँ पे 180। 36 के पहाड़े में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 5 30, कितना हो रहा है, 500, 36 बच्चे 150, ठीक है, 180, सॉरी, 30 बच्चे 150 होता है। तो पूर्णांक का अधिकतम अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा क्योंकि 100% होता है टोटल पर पूर्णांक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे 3:4 है। यदि इसका महत्तम समवर्तक 15 है तो इसका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। बात किया जाए यहाँ पे तो दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, तो हम मान लेते हैं एक तो है 3x और एक है 4x। इन दोनों का महत्तम अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 15। अर्थात अगर आप देखोगे इसका महत्तम निकालोगे तो कितना होगा, यहाँ पे तो महत्तम इनका x ही होगा, तो x का वैल्यू है 15। तो इनका लघुत्तम कह रहा है तो इनका लघुत्तम निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12। x का वैल्यू आपको पता है कितना है, 15, तो 12 गुणे 15 कर दो, कितना हो जाएगा, 180। बहुत ईजी था, आप आसानी से कर सकते थे, आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते थे अगर आपने थोड़ा बहुत भी यहाँ पे ध्यान से दिया होगा। तो ध्यान में ही आपको मैंने बताया है कि आप ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन जो है आप एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्म करके आओगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचकर यहाँ पे 20% का लाभ कमाता है। 10% हानि प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो है कंडीशन आपको दिया गया है, ये आपको कहीं ना कहीं समझना होगा।
तब जाके आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। इसने कहा है कि 720 में बेचा गया तो 20% का लाभ हुआ, ठीक है। अर्थात 100 रुपये का सामान होगा, इसने बेचा होगा 120 में, तो हम 720 रुपये का तो भाई बेच दिए हैं, तो खरीदे कितने में है, 100 में, बेचे हैं 120 में, 12 छक्के 72, अर्थात कीने हैं 600 रुपये में। उसने कहा है कि वस्तु को 10% का हानि पर बेचना है, अर्थात 100 वाला चीज़ 90 में ही बेचना है। 20 से 20, 9 छक्का 54, 54 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखिएगा, ये प्रश्न कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है दिक्कत करता है, पर दिक्कत नहीं होगा। जब तक हम हैं तो आप आसानी से कर लोगे। ए किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है और भाई साहब एक तो और हैं बी, ये 18 दिनों में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। 12 और 18 से टोटल वर्क निकालना है तो इनका एलसीएम ले लो, 36 हो जाएगा। 12 के पहाड़ में 12 तिया 36, 18 दूना 36, अर्थात हमें जो काम मिला, ये एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल काम हो जाएगा 3 2 5। टोटल काम हमें कराना है 36 और एक दिन में दोनों मिलके 5 काम करते हैं, तो 5 7 35, एक काम शेष बच गया। आपको सीधा सीधी दिखाई दिया कि ऑप्शन नंबर ए वाला जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया था उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। 5,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि जो है 5,000 रुपया है, ठीक है, और इसका अंतर निकालना है तो ये होता है 2 वर्षों का r/100 गुणे r/100। अब यहाँ से देखोगे 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो 50 रुपये का अंतर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है आपको, P गुणे r/100 गुणे r/100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर निकालना हो तो मूलधन गुणे r/100 गुणे r/100 करना है 2 वर्षों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। नीति आयोग के बताना है क्वेश्चन नंबर 26 में। नीति आयोग के कार्यकारी कौन है, तो वीवीआर सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 27। वर्ष 2026 में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने पद पुरस्कारों की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 131, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने 131 को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में हाल ही में लागू प्रतियोगी परीक्षा कानून सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत पेपर लीक मामलों के अधिकतम कितने रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ये बहुत खास है, ये बहुत खास है। पेपर लीक से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो देखिए आप चारों ऑप्शन देख लो, तो पेपर लीक में अगर आपके नाम आ जाते हैं अपराधी के रूप में तो आपको 10 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 29। 2026 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा सतत कृषि के लिए होलसेल फार्मर हीरो पुरस्कार से किसी भारतीय किसान को सम्मान किया गया, बताइएगा किस भारतीय किसान को किया गया। तो जिन्होंने बताया है वलुवन, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर है वलुवन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30। हरियाणा सरकार में वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। हरियाणा सरकार में वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। क्वेश्चन नंबर 30वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग।
तो जिन्होंने बताया है महिपाल ढांडा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं और वे किस माध्यम में गति नहीं करती हैं? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं और वे किस माध्यम में गति नहीं करती हैं? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे और वे निर्यात में गति नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है CaSO4 हाफ H2O, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है यहाँ पे कि पंक्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा फ्लोएम। भोजन कौन पहुंचाने का काम करता है? फ्लोएम। और अगर पानी पूछेगा तो जाइलम आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो जलन उत्पन्न करता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल या मिथनोइक अम्ल जो है आप कह सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35। प्रतिरोध का एसआई क्या है और यह तार की लंबाई बढ़ाने पर कैसे बदलती है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है ये हमें बताना है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम और ये बढ़ जाता है, इसकी लंबाई क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।